बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉन स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट अली वकार हाजिर है और आज हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वजीर अतलात सैयदा अज़मा बुखारी साहिबा। सबसे पहले इनसे बहुत सारे सवालों के हमने जवाब लेने हैं, उनसे उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से हमें वक्त दिया अपनी मसरूफियात में से, लेकिन फिर भी चले आप मिल गई हमें बिलाखिर। तो 1 माह हो गया आपकी हुकूमत को तकरीबन पंजाब में आए हुए। इस 1 माह के दौरान कौन से ऐसे फैसले आप समझती हैं सबसे मुश्किल थे इस हुकूमत के लिए लेने के, और सबसे अच्छे फैसले कौन से ऐसे आपने किए अभी तक जिसकी वजह से अवाम ये समझे कि पहली खातून वजीर आला जो आई हैं पंजाब की तारीख की पाकिस्तान में, उन्होंने ऐसा कर दिया है कि अवाम आशा शिकार उठे। बहुत शुक्रिया वकार साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर आपकी कमिटमेंट हो और अगर आपका विजन क्लियर हो कि आप किस मकसद के लिए जो है वो हुकूमत में आए हैं, अगर आपका जो है वो किसी गड़े में से नाम ना निकला हो, कोई जादू टोने मोक्कल आपको जो है वो ना चला रहे हो, तो फिर बड़ा विजन क्लियर होता है। और मेरी चीफ मिनिस्टर का विजन बहुत क्लियर है, बल्कि ओथ लेने से पहले ही उन्होंने जो है वो बहुत सारी वर्किंग ऑलरेडी शुरू कर दी थी। इसके इसी हवाले से वो अब भी जितने उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करती हूँ, उन तमाम इनिशिएटिव्स के ऊपर उनका पहले खुद का होमवर्क वो तैयार करके आती हैं। ऐसे नहीं है कि अनप्रिपेयर्ड आके वो मीटिंग में बैठ जाएंगे और जो उनको ब्यूरोक्रेसी बताएगी वो सब मनो अमल करने शुरू कर देंगे। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, और ये बल्कि मैंने चैलेंज भी किया था कि कोई और जो हुकूमत है सूबाई, वो कोई एक हुकूमत बता दे कि उन्होंने इन 30 दिनों के अंदर, सबको तकरीबन 30 दिन अब हो गए हैं, किसी ने जो है वो क्या प्रोग्राम जो है वो आम आदमी के लिए किया। सबसे पहला जो चैलेंज था कि जब वो चीफ मिनिस्टर बनी तो जो रमज़ान है वो राउंड द कॉर्नर था, बिल्कुल कुछ दिनों में रमज़ान शरीफ शुरू हो रहा था। सो उसमें एक तो अशिया खुर्दोनोश को कंट्रोल रखना, कीमतों को, बहुत बड़ा चैलेंज हमेशा होता है, हर दौर में होता रहा है। और अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं उन्होंने सारे 12 महीने की कमाई जो है वो रमज़ानुल मुबारक में करनी होती है। तो बहुत पहली मीटिंग उन्होंने उस हवाले से की, और वहाँ पर जो है ये फैसला हुआ कि लोगों को जो है वो बहुत महंगाई है, बहुत बुरा हाल है। सो उनको रमज़ानुल मुबारक में कोई गिफ्ट पैकेज, कोई रमज़ान पैकेज, कोई हैम्पर्स उनको देने चाहिए। और फिर ये सवाल था कि कैसे देने चाहिए, तो वो बिल्कुल बहुत क्लियर थी इस हवाले से कि मुझे किसी सूरत पे कोई लाइन नहीं लगवानी है। मुझे खुदा न खास्ता, वो आपको पता है कि वो धक्कम पेल हुई है, भगदड़ हुई है, खुदा न खास्ता कई लोग बेहोश होकर गिर रहे हैं, वो सुनने का मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। और जब उनका खुद का आइडिया था चीफ मिनिस्टर साहिबा का कि ये घरों पर डिलीवर करें, तो सब लोग हैरान हो गए एकदम से। ये बड़ा अच्छा काम आपने फलाही किया, बैग्स जो राशन तकसीम की, लेकिन वो तकसीम जो है ना, वो भी क्या उन्हीं का फैसला था कि बैग पे नवाज शरीफ साहब की फोटो लगा दी? बिल्कुल थी, हम सबका फैसला था और आइंदा भी यही होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की तस्वीर के बगैर इस मुल्क पे है ही कुछ नहीं। देखिए, नवाज शरीफ साहब की तस्वीर जो है वो मोटरवे पे भी है, वो सी पैक पे भी है, जितने आप इवन शौकत खानम जो अस्पताल है ना उसके ऊपर भी फट्टी जो है ना वो मियां नवाज शरीफ की लगी हुई है। सो मियां नवाज शरीफ का नाम आप निकाल कामों पर तस्वीर लगना अच्छी है, लेकिन खैराती काम पर लग जाना ये बड़ी तनकीद हुई। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। मैं इसीलिए मैंने फोन अपने पास रखा था, मैं आपको दिखा सकूं कि अगर जो है जच्चा पच्चा सेंटर के ऊपर अगर इमरान खान की तस्वीर लग जाए तो वो जस्टिफाइड होती थी। अगर ये राशन बैग्स, ये अगर आप जूम कर सकें, ये राशन बैग्स हैं, इसके ऊपर इमरान खान की तस्वीर लगी हुई है। ये ऐसा ही राशन बैग है जैसा हमारा था, इसके ऊपर उनकी तस्वीर लगी हुई थी। ये राशन पैक है, इसके ऊपर भी इमरान खान मिली थी इमदाद। तो गुजारिश ये है कि तो फिर ये सबकी मेंटालिटी एक जैसी है? मेंटालिटी की बात नहीं है ये। देखिए, इन्होंने इमरान खान अवाम के पैसों से अपनी तशहीर करते हैं। बात नवाज शरीफ को तशहीर की जरूरत नहीं है, बाय द वे, बिल्कुल तशहीर की जरूरत नहीं है। मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान में कोई ज़ीशऊर इंसान मौजूद है जिसको नवाज शरीफ साहब का नहीं पता। और जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के तो हर प्रोजेक्ट पे नवाज शरीफ की तस्वीर है, वो आप लगाएं ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बड़े कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ ये निगहबान रमजान पैकेज जो है वो हुआ, लेकिन बहुत सारे मुस्तहकीन रह गए हैं। और जितनी महंगाई है, जितनी गुर्बत है, रहने के साथ साथ लोगों की कंप्लेन ये भी है कि जो आटा दिया गया था इस पैकेज में उसकी क्वालिटी इतनी मियारी नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने ये शिकवा किया और बहुत सारी जगहों पे ये भी हुआ। हमने अभी रिसेंटली, आपने भी शायद वो फुटेजेस देखी हो, एक जगह पर बैग इकट्ठे करके उसका सारा मटेरियल प्राइवेट बैग्स में डाल के फिर आगे तकसीम कर रहे थे। दो मुख्तलिफ चीजें। पहली तो बात यह है कि जो आटे के ऊपर जो है
वो बाकायदा 4 फ्लोर मिल्स सील की थी फूड अथॉरिटी ने, और एक बाकायदा पहले सैंपल लिए गए, सैंपल लेकर फूड अथॉरिटी ने जिन चीजों को, बड़ी मैडम की इसलिए इंस्ट्रक्शंस थी कि कोई भी जो एक होता ना 3rd ग्रेड 4th ग्रेड वाली चीज हमें नहीं देनी है, हमें 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड की जो है वो हमने वो देनी है। सो ये एक आधी जगह पर ये वाकया हुआ है जिसके ऊपर इतला मिली है कि उसके ऊपर देखा जा रहा है। आज बाद तक कैबिनेट की जो मीटिंग थी उसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसका इजहार भी किया कि इसको चेक किया जाए कि इतने सारे चेक्स के बाद भी वो फ्लोर मिल जो है जो आटा उसने जारी किया वो कैसे किया। एक तो हमारा मुसीबत यह है ना कि जहाँ सरकारी चीज आती है वहां पे हमने तुक लगाने हैं, वहां पे हमने जो है वो खाने पीने का प्रोग्राम निकालना होता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो जो फुटेज आई वो फुटेज ये है कि जो लोग आइडेंटिफाई नहीं हो सके थे। इसके अंदर अभी लास्ट इतलात तक जो है वो हम कोई 55 लाख के करीब जो है लोगों को घरों पर पहुंचा सके थे जो आइडेंटिफाई हो चुके थे। जो नहीं आइडेंटिफाई हो चुके उनके जो पैकेजेस थे उनको फिर जो प्रोक्योर किया गया अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर उनको फिर वापस भेज दिया गया ताकि वो दोबारा से, बिकॉज ये इसमें से कोई चीज खराब होने वाली नहीं थी, तो वो था कि उन बैग से निकाल कर उनको दोबारा उनको वापस भेजा जा रहा था ताकि वो बिल में से जाहिर है वो चीजें कट जाएंगी और वो जो बाकी बिल है वो पे कर दिया जाएगा जहां से प्रोक्योर किया गया। तो बहुत दस्तक प्रोग्राम है कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, प्रॉपर्टी टैक्स है, टोकन टैक्स है, आपकी मतलब जितने भी आपकी सर्विसेज 10 सर्विसेज को फिलहाल जो है वो डाला गया है। ये सर्विसेज आप एक फोन कॉल के ऊपर आपको घर मिलेंगी, किसी को आपको छुट्टी करनी नहीं पड़ेगी मुलाजमत से कि आपने एक बर्थ सर्टिफिकेट या खुदा न खास्ता डेथ सर्टिफिकेट के लिए जाना है। इस पे भी आपके नाकदीन जो खासतौर पे मोना सिलाई साहब है वो कहते हैं कि हमारे जो मंसूबे हैं उस पर तख्तियां लगाकर अपना नाम बता दे कि उसने, पहले तो मोना सिलाई कौन है, सवाल ये है कि बच्चा जब पूरा है परवेज लाई का बच्चा जुमुरा जो है वो हमें बताएगा कि उसके प्रोजेक्ट कहां से आया, अब्बा जी के नाम पे। अभी आप मियां नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे थे, मियां नवाज शरीफ मुल्क के 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उनकी जो है उनकी बेटी इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं और हमने उनकी तस्वीर लगाई आपने। अब ये बच्चा जमूरा जो है जो ना 3 में ना 13 में, ये कौन है एतराज करने वाला है? इसको तो अपनी करप्शन का जवाब देना चाहिए। ये वापस आए और आकर अपने बाप को भी जो अजियत में डाला हुआ है ना, जो ये बैग भर भर के ये चार्टर्ड त्यारे पे लेके गया था ना पंजाब असेंबली की कमाई में से, और उसमें से वो आगे वापस करे। पहले तो उसकी तो बात ही ना करें आप। आपकी हुकूमत है, वो एफआईआर उसको लिखे, इंटरपोल को लिखे, हो रहा है इसके ऊपर हो रहा है बिल्कुल, जो और होना चाहिए, अगर बल्कि तेजी से होना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो है बाहर बैठ के आप याशी कर रहे हैं, आप जो है वो न्यू ईयर मना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपने जो अरबों रुपया लूट के लेके गए हैं आप, वो बाप अपना यहाँ गिरगमाल छोड़ गए हैं। बहरहाल बात जो है वो कुछ और हो रही थी। वो तो कहते हैं बाप पे उनके जुल्म बहुत हो रहा है, उनकी पसलियां टूट गई जेल में, आपकी हुकूमत के वो बेचारे गिर गए, ज़ईफ है बहुत। लेकिन मुझे वो याद है कि जब परवेज इलाही साहब बहुत बड़े फिरौन थे, मैंने तो भुगता है उसकी फिरौनी ने, मैंने तो बहुत जाती तौर पे भुगती है। आपको बड़ा जज्बाती होते हो। हमने बहुत जाती तौर पे भुगता है उनको, उनकी फिरौनी को। सो अल्लाह पाक से डरना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अल्लाह पाक की जात से डरना चाहिए। अगर आप किसी मुकाम पे किसी जगह पहुंच जाए तो फिरौन नहीं बन जाना चाहिए, क्योंकि फिर अल्लाह पाक जो है ना वो दिखाते हैं कि मैं ही ऊपर हर ताकत का मंबा। तो कहाँ पर इसके कहने से जो है वो इनका प्रोजेक्ट हो जाएगा। इन्होंने तो ये भी कहा कि सरगोदा का जो है वो हमने कार्डियक हॉस्पिटल, जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा कि हम बनाएंगे, इन्होंने कहा हमने बनाया। वो कार्डियक हॉस्पिटल की आपको तस्वीरें दिखाऊं, वो खंडर बने हुए नहीं, वो उसको किया ही कुछ नहीं, सिर्फ वो प्रोजेक्ट अनाउंस किया और उसके बाद भूल गए और वो कुछ नहीं हुआ। देखें एयर एम्बुलेंस भी, वो मुझे हैरत हुई, मैंने बाद में कहा भी, राजा बिशारत साहब जो हैं वो पहले आपको पता ना क्यू लीग में थे 2002 में, उस वक्त वो भी बहुत फिरौन थे, और उसके बाद पीटीआई में भी आए। तो उस पे उन्होंने कहा कि जी वो हमने अपने दौर में शुरू किया था 2004 में। तो मैंने जवाब दिया था कि आपको शर्म से डूब मरना चाहिए, ये बात करनी नहीं चाहिए। 2004 में आपने कहा था तो फिर ले आते ना, 20 साल हो गए इस बात को, आप नहीं ला सके। लेकिन जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो एयर एम्बुलेंस कही है वो आपको हफ्तों के अंदर इंशाल्लाह ताला पंजाब के अंदर नजर आने शुरू हो जाएगी, वो आ जाएगी। ये सिर्फ यही मैंने कहा ना कि ये झूठे सबज बाग दिखा रहे थे। मेरी चीफ मिनिस्टर हर वो काम कर रही है जो ये नहीं कर सके, और अल्लाह पाक ने शायद उनको चीफ मिनिस्टर इसलिए बनाया कि जो ये सब नलायक नहीं कर सके वो अकेली करके दिखाएंगी। अच्छा, इतने सारे काम करने के बाद आप क्या, अभी तो मैंने सारे काम गिनवाए नहीं। चले, 1 माह की कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हो हम ये कहते हैं कि पहली खातून वजीर आला, और माजी में खातून वजीर आजम थी बेनजीर भुट्टो, मरियम नवाज शरीफ साहिबा 5 सालों में क्या इतना कुछ कर जाएंगी कि वो बेनजीर भुट्टो का मुकाबला कर ले और उनकी जगह ले ले? देखिए, बेनजीर भुट्टो साहिबा के बहुत बड़ी लीडर थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी बहुत छोटे छोटे टेन्योर रहे हैं 2, और उसके अंदर कोई बहुत बड़ा काम वो नहीं कर सकी। गाजी बरोता मेरा ख्याल डैम एक सबसे बड़ा उनका प्रोजेक्ट है जिसको आप कह सकते हैं।
या जो है वो हमारे जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको उन्होंने इनिशिएट किया था। उसके अलावा कोई बहुत बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट है नहीं। लेकिन मेरी चीफ मिनिस्टर, जैसे मैंने कहा कि वो भी आपको याद होना चाहिए कि वो वजीर आजम था जो खिलाड़ी था लेकिन तबाह बर्बाद कर गया। जितने जिम्नेजियम, जितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बना के गए थे शहबाज साहब, उसको भी नहीं कर सका। और फिर वो कहता था तो मैं आलू टमाटर की कीमत कम करने और पता करने नहीं आया। मेरी चीफ मिनिस्टर वो भी करती है, वो भी उसके लिए भी मंडी जाती है, बिल्कुल उसके लिए भी मंडी जाती है। आपने देखा तो एक नया महकमा डिवाइस किया जा रहा है जो 12 महीने 24/7 जो है वो शायद खुद नोश को मॉनिटर करेगा। वेलकम बैक नाजरीन। अज़मा बुखारी से हम ये पूछेंगे कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की गाड़ी के ऊपर बड़ी तनकीद हुई है कि 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी से जो है फोन पकड़ना पड़ेगा। हाँ, उनकी जो है ना कोशिश सारा पसंद की फोन के अंदर रखा होता पसंद की कोशिश उनकी करवाई जाएगी। नई गाड़ी लेंगे, हेलीकॉप्टर जहां तक उनका लेंगे, अपने घर से सेक्रेटेरिएट का सफर अगर उनका 15-20 किलोमीटर का है तो हेलीकॉप्टर पे जाएंगी। तो ये कैसे पंजाब में लाएंगी? अवाम का पैसा इतना क्यों खर्च कर रहे हैं? वेला है ना प्रोपेगेंडा सेल, उसके पास काम तो है कि नहीं ना। वो बता सकते हैं अली अमीन गंडापुर ने केपीके में क्या किया। आज भी डोलियों पे लटक रहे हैं वहां पे लोग, आज भी सेहत और तालीम की कोई सहूलियात वहां मुयसर नहीं है। और मुझे तो मैं बड़ी वसूख आपको मतलब सर्टिफाइड बात बता रही हूँ कि एक केपीके के आला अहदेदार ने कहा, उन्होंने कहा जी हमारा तो गवर्नमेंट का काम जो है इफ्तार के बाद शुरू होता है, उससे पहले हम पूरी केपीके की उम्र सो रही होती है। और वो कख नहीं कर सके इस एक महीने के अंदर भी। तो वो वेले बैठ बिताने के लिए नहीं अपने कुछ, तो वो एक फेक प्रोपेगेंडा की चीजें निकाल के लाते हैं। उनके लिए एक बुरी खबर है, वो मैंने आपको बतानी है अभी। तो पहले तो जो उन्होंने टायर पे शुरू किया, आर्मर्ड गाड़ी है जो एक चीफ मिनिस्टर का इस्तेकाक है। बाय द वे ये भी बता दूं, चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है हमारी ना कोई तनख्वाह लेती हैं, ना कोई प्रिविलेजेस है उनके पास, ना उनको कोई घर ले। अब ये आर्मर्ड गाड़ी के लिए इनको कहा गया सिक्योरिटी रीजंस के ऊपर कि आपको ये गाड़ी यूज करनी चाहिए। और ये गाड़ी पहले बुज़दार साहब भी यूज कर चुके हैं, परवेज इलाही भी। ये नई गाड़ी नहीं है, पुरानी गाड़ी है। और दौरान सफर उनका टायर जो है वो एक दफा ब्रस्ट भी हुआ। सो उसके ऊपर भी ये 10,000 के ऊपर ये टायर चेंज करने पड़ते हैं। अब ये आप पढ़ के बताइए, मैंने नहीं बताऊंगी चूंकि आप लोग ने मेरी, तो ये आप पढ़ के बता दें जरा। ये 5 टायर्स ऑफ पंजाब सीएम बुलेट प्रूफ व्हीकल कंज्यूम ₹23.3 मिलियन। मतलब उनके 5 टायर जो हैं वो 2 करोड़ और 33 लाख रुपए चार्ज करेंगे। डेट बताएं। ये अक्टूबर 2022 है, 4 अक्टूबर 2022। 2 साल पहले ये लास्ट जो है वो 2 साल पहले चेंज हुए गालिबन। और उसके बाद फिर अब इसको चेंज करने की जरूरत पड़ी। तो ये परवेज लाई थे जी जरूर। तो ये जरूरत के तहत हुआ, ये कोई उनकी ख्वाहिश और वो नहीं है। दूसरी बात, हेलीकॉप्टर जो है एक दिन फिर उनको सिक्योरिटी मेजर्स के ऊपर कहा गया कि आप एक रूटीन के साथ एक टाइम पे निकलती हैं और आप ऑफिस। बाय द वे मेरी चीफ मिनिस्टर 9 बजने पे 5 मिनट पे ऑफिस में होती है और इतनी पंक्चुअल है। और ये इनका रिकॉर्ड है, ये आप चेक कर सकते हैं। और ये हैरान है लोग भी कि ये किसी भी एक दिन मरियम नवाज शरीफ लेट दफ्तर नहीं आई। और फिर यह है कि उनको कहा गया कि एक दिन ब्रेक करें और आप एक दिन हेलीकॉप्टर पर चली जाएं, आप वो आज कार्निवल के साथ ना जाएं। और आपको पता सिक्योरिटीज इस वक्त चैलेंजेस ज्यादा हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। बहुत सारी बैरूनी कुव्वतें, अंदरूनी कुव्वतें, वो उसके ऊपर थ्रेट तो हैं, सभी को है। और हमारी लीडरशिप को तो इलेक्शन से पहले भी जो है वो थ्रेट्स कहे गए थे। खासतौर पर मरियम साहिबा को जाहिर है वो एक चीफ मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर्स जो हैं उनकी सिक्योरिटी के अपने वो चीजें होती हैं। बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन जाहिर है उनकी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखना है। तो और अब फिर यह है कि जो अब कुछ दिन पहले एक नया तमाशा शुरू किया, जिन्हें नया जहाज लेने जा रही है, बिल्कुल लेने जा रही है, लेकिन वो एयर एम्बुलेंस है जो वो लेने जा रही है जर्मनी से। अच्छा। और वो एयर एम्बुलेंस जिसके ऊपर बड़ी तकलीफ थी, हम लाने वाले थे लेकिन हम ला नहीं सके। और अब खुद बैरिस्टर सैफ ने इस बात का इतराफ किया है कि जर्मनी से एक हेलीकॉप्टर आ रहा है जो एयर एम्बुलेंस है और इंशाल्लाह ताला पंजाब में पहुंच जाएगी। उनकी इतला देने का बहुत शुक्रिया, लेकिन अद्दी इतला थी उनको, उसको तोड़ मड़ोड़ के पेश ना करें। वो जहाज, वो जो हेलीकॉप्टर के जिस मकसद के लिए आ रहा है इंशाल्लाह, और अपना जहाज ऑलरेडी वो कह चुकी हैं कि मेरे जहाज को जो है वो मरीजों के लिए जहां भी इस्तेमाल किया जा सके उसके लिए वो ऑलरेडी उसको कह चुकी हैं। सो ये एक प्रोपेगेंडा सेल चल रहा है। और जो मैंने बुरी खबर सुनानी थी फेक वालों को, वो ये है कि एक डेफेमेशन का नया लॉ ला रहे हैं हम, जिसके अंदर नहीं बच पाएगा कोई भी नहीं बच पाएगा। कोई भी नहीं। जो भी फेक खबर देगा या फेक या किसी को बदनाम करने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर बाकायदा टाइमलाइंस के साथ बाकायदा एक नए स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनेंगे और उन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर उसका फैसला करना है। और उसके ऊपर पूरी एक डेडलाइन है। वो इंशाल्लाह जब पंजाब असेंबली पे प्रेजेंट होगा आप देखेंगे कि वो नोटिस कैसे दिया जाएगा, नोटिस का जवाब कैसे आएगा, उसके ऊपर जो है वो सजा क्या होगी और जुर्माना क्या होगा।
और ये एक और सबूत जो है वो कैसे पेश किए जाएंगे, और जहां पर जिस फोरम के ऊपर जो है वो ये तज़हीक या ये डेफेमेशन की जाएगी, उस फोरम को भी इस्तेमाल किया जाएगा उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए। अगर आपको तो एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार है। अब अगर कोई बात आपको पसंद ये ना आए, प्रोपेगेंडा सेल नहीं चलेगा। नहीं, अगर कोई बात, हम तनकीद, साफी का काम तनकीद बिल्कुल होता है, कोई बात पसंद नहीं आती, आपकी मंशा के मुताबिक नहीं होती, तो उसके ऊपर भी आप हम ये वो हुकूमत नहीं है। माजी में तो बड़ा यूज होता रहा ना ये डेफेमेशन का। हुकूमत ही नहीं है कि जो पसंद नापसंद की बात करें। आप जो खबर दें, आपके पास सर्टिफाइड खबर हो, आपके पास डॉक्यूमेंट हो, आपको कौन रोक सकता है? आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको करना चाहिए। लेकिन अगर सुनी सुनाई बात, जैसे ये हेलीकॉप्टर लेने जा रहे हैं, कह दिया, उसके बाद जिंदगी गुजर जाती है इंसान की वो एक्सप्लेन करते करते, एक्सप्लेनेशन देते देते कि भाई ये बात ऐसे नहीं है, लेकिन वो अपने व्यूज लेने के लिए, अपने रीट्वीट्स लेने के लिए आप किसी की भी पगड़ी रोल दें, इसका तो इजाजत नहीं दी जा सकती। आपके लिए भी है, आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके खिलाफ कोई आपको डिफेम करता है, आप भी उसके तहत कोर्ट में जाइए। ये सिर्फ हुकूमत के लिए थोड़ी है। मुस्लिम लीग नून का चेहरा और जिस नाम पे वोट लेते थे वो नवाज शरीफ है, मियां नवाज शरीफ, आजकल नहीं है, हमेशा आगे भी लेंगे। कहाँ है वो? अवाम में नजर नहीं आ रहे, लेकिन सरकारी इजलासों में नजर आ रहे हैं। ये क्या बात तो होगी? अवाम को नजर आ रहे हैं ना सरकारी इजलासों में। आम आदमी की भलाई के लिए बैठे हुए ना वहां पर। अगर ज़राअत के ऊपर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वज़ीर आज़म ही बन जाते। हाँ, तो वज़ीर आज़म ही है, उनका वज़ीर आज़म, वो वज़ीर आज़म भी है, वज़ीर आला भी है। वो जो है वो मेंटोर हैं वज़ीर आला के भी, वज़ीर आज़म के भी, और उन्हीं की जो है वो सरकर्दी में, उनकी सरबराही में फैसले होते हैं और आगे भी होंगे। देखिए, इत्तेहादी हुकूमत ना बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, और ये चैलेंजिंग काम शहबाज साहब से बेहतर कोई नहीं कर सकता। जो उन्होंने 16 महीने की वो तनी हुई रस्सी के ऊपर वो चले हैं ना, ये उनसे बेहतर ये ऑप्शन नहीं था। और आपको अगर याद हो, मियां नवाज शरीफ साहब जिस दिन वोट डालने गए थे, उस दिन उन्होंने बाकायदा ये कह दिया था कि अगर हमें सादा अक्सरियत मिली तो फिर जो है वो हमें और सादा अक्सरियत दे, ताकि मैं जो है मैं तब वज़ीर आज़म बनूंगा। मांग रहे थे सादा अक्सरियत? अवाम से, जाहिर है। तो फिर शाम को पता लग गया उनको कि अवाम ने नहीं दी, इसलिए हमने एक्सेप्ट कर लिया ना। हमने वो हमें बहुत सारे एतराजात हैं, हमें भी बहुत सारे हलकों पर भी एतराजात हैं, बहुत सारी, लेकिन उसके बावजूद सिस्टम को चलाना था। उसके बाद ये कि अगर हम भी ना माने और हम भी गवर्नमेंट ना बनाए, फिर क्या होगा? फिर आप या री इलेक्शन पाकिस्तान उसमें मुतामिल है, या आप देखिए, आज आपने बल्कि देखी होगी, अगर वर्ल्ड बैंक की भी, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, महंगाई भी अगले साल कम होने जा रही है। अच्छा, वो मियां नवाज शरीफ है, वो उनके नाम के साथ वज़ीर आज़म लगना जरूरी नहीं है। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, वो कायम दायम रहे अपने बच्चों पर, अपनी जमात के सर पर, और अपने मुल्क पर भी। तो मुल्क से बाहर तो नहीं जाने का इरादा उनका? जा सकते हैं, फ्री आदमी है, जब उनका दिल चाहे मुल्क से बाहर चले जाएं, दिल चाहे मुल्क में वापस आ जाएंगे। वापस आएंगे ना? अब तो नहीं, देखिए ये गलत बात है इस तरह से। ये पहले भी वो गए थे इलाज के लिए, तरीके से कहना वापस आएंगे ना, वो बहुत खुशी से गए थे। जब उनको भेजा गया था, उनकी हालत याद है आपको? और उनको बकायदा तरले मिनते करके, बकायदा खुद यास्मीन राशिद, फैसल मसूद लिख के रिपोर्टें दे के कि जी इनको बचाने का एक ही ऑप्शन है कि इनको बाहर भिजवा दिया जाए। और उनको जो है फेक रिपोर्ट बनाई है, ये तो यास्मीन राशिद से पूछे। और वो जो फैसल सुल्तान है, जो इमरान खान के बोर्ड में जो है वो आज भी शायद शौकत खान को चलाते हैं, उनसे पूछ लें। ये तो फिर उनको उल्टा टांग देना चाहिए, इन दोनों को उल्टा टांग देना चाहिए। यास्मीन राशिद को, उनको अगर उन्होंने फेक रिपोर्टें बनाई थी, आज वो कह रहे हैं मुझे हार्पिक दिया जा रहा है। आज वो जो है वो खुद देसी घी और वो मटन खा रहे हैं और जॉगिंग कर रहे हैं। कौन उनको सहूलत दे रहा है? जेल में बैठ के डेली का 12 लाख रुपया उनके ऊपर खर्च आ रहा है, मुर्गे खा रहे हैं, बकरे खा रहे हैं। आम आदमी लाडले हैं भाई, वो आज भी सिस्टम के लाडले हैं। आज भी उनको कुछ लोग हैं जो आप अभी तक सिस्टम के लाडले हो पाए, इसकी क्या? हम हमारे मुकद्दर अच्छे नहीं है जी, हम उतने शायद हैंडसम नहीं है, हम शायद उतना ज़कात खरात खा के इतने पारसा नहीं बने कि जो है वो हम सिस्टम के लाडले हो सके। लेकिन राणा साहब तो आपने सुना होगा उनका बयान, उन्होंने कहा कि जी मोहसिन नकवी साहब चाहते तो वज़ीर आज़म ही बन जाते, लेकिन अब तो शहबाज शरीफ साहब बन गए। उन्होंने ऐसा क्या ऑफर किया होगा सिस्टम को कि वो मोहसिन नकवी साहब से भी सबकत ले गए और नवाज शरीफ साहब से भी आगे चले गए और वज़ीर आज़म बन गए? इल्म नहीं है। अगर हुकूमत पंजाब का सवाल होता तो मैं जरूर जवाब देती, लेकिन ये राणा साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, यकीन इसका जवाब तो वही बता सकते हैं। लेकिन जो मेरी कहने की बात थी वो ये है कि वैसे क्या जादू क्या है मोहसिन नकवी साहब के पास? अल्लाह जाने। वो अगर हमें पता लग जाए तो हम भी वो जादू टोना पता कर लें, लेकिन हम जादू टोने पे चलने वाले लोग नहीं हैं। हम एक वो ऊपर जिसकी जात बैठी है, हम उस पर एतकाद रखने वाले लोग हैं।
और वही देती है हमारे मुताबिक। इंसान के बस की बात नहीं होती। लेकिन इसका मतलब मोहसिन नकवी साहब इतने तगड़े हैं कि वो एक आजाद उम्मीदवार होने के बावजूद आप लोगों के भी वोट ले गए और पीपल्स पार्टी के वोट भी ले गए और जीत भी गए। नहीं तो जाहिर नहीं, इसमें मतलब मजबूत कहाँ से हो गया? अगर हम वोट उनको ना देते, अगर हम अपनी सपोर्ट ना देते, पीपल्स पार्टी सपोर्ट ना देती, तो फिर वो मजबूती कहाँ से लाते? तो ऐसे आपने किसके कहने पे दिया? मजबूती हमारे वोटों से मिली है। अपने ज़मीर पे वोट दिया या किसी के कहने? वोट दिया ही नहीं ना हमने, तो खैर उनको सिर्फ नॉमिनेट किया था। यकीनन अगर हम उनको सपोर्ट ना करते तो वो कैसे सेनेटर बनते? यहाँ पर एक और ब्रेक का वक्त हुआ जाता है और ब्रेक के बाद आते हैं तो अज़मा बुखारी साहिबा से मजीद सवालों के जवाब लेने की कोशिश करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अज़मा बुखारी से हम अब ये जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त जो मुल्क में सियासी सूरत हाल है उसमें बड़ी हलचल मची हुई है। जजिस को खत लिखे जा रहे हैं, उसमें से पता नहीं कौन कौन सा मवाद निकल रहा है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा कि एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत या अदारों की जो मुदाखलत है वो मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह है। आप क्या समझती हैं ये सिलसिला कहाँ पे जाके रुकेगा? मुल्क को इसका क्या नुकसान पहुंचेगा अगर ये ना थमा? मुदाखलत का जो मामला है वो ज़ाहिर है आपके दौर में भी आप भी ये इल्ज़ामात लगाते रहे कि अदारे मुदाखलत करते हैं। नवाज शरीफ का फैसला जब आना था तो एक साहब की वीडियो भी आ गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो भी एक अदारे से वाबस्ता से। तो ये कहाँ पे सिलसिला रुकेगा? इसको कौन रेड लाइन लगाएगा? देखो, पहले तो बात यह है कि मुदाखलत कहीं से भी नहीं होनी चाहिए। अदलिया के भी गैर ज़रूरी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। जो हमारे फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं उसके ऊपर आप स्टे दे के बैठ जाते हैं बगैर गवर्नमेंट को सुने, और कितनी लायबिलिटी बर्दाश्त करनी पड़ती है, कितने प्रोजेक्ट्स की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुंच जाती हैं। सो मुदाखलत किसी की भी नहीं होनी चाहिए, वो अदलिया के इदारे की भी नहीं होनी चाहिए और भी किसी की नहीं होनी चाहिए। जहां तक इस लेटर की बात है, पहले तो लेटर की बात कर लेते हैं जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजों ने लिखा। तो बड़ी देर की मेहरबान आते। पहले तो मैं ये कहूंगी कि जब मुदाखलत हो रही थी मियां नवाज शरीफ साहब के केस में, जब जो है वो मॉनिटरिंग जज लग रहे थे, बगैर किसी कानून के मॉनिटरिंग जज लगने का कोई कानून एग्जिस्ट नहीं करता, और बाकायदा अंडर सुपरविजन नवाज शरीफ साहब को जो है वो सजा दी जा रही थी, तब किसी का जमीर नहीं जागा, तब किसी को ना ख्याल नहीं आया। शौकत सिद्दीकी साहब उनके अपने जो है फेलो थे, उनके अपने ब्रदर जज थे, उन्होंने जो है जब ये बात की वो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि मुझसे बातचीत करनी छोड़ दी जजों ने, मेरे साथ सलाम दुआ लेना छोड़ दी कि मैंने ये बात की है। उस वक्त उनके साथ खड़े हो जाते ना। और फिर आप 10 मिनट पहले की आप स्टोरियां सुना रहे हैं। आप जज है भाई, आपको किसी से मांगना नहीं चाहिए, आपको खुद करना चाहिए। करे, करते ना, आप चुप क्यों रहे? अगर आप पे कैमरे निकले, आपने कहीं एफआईआर कराई, आप कहते हैं कि आपके किसी रिश्तेदार के ऊपर जो है वो कोई अटैक हुआ, फिर उसको आप कहीं ऑन रिकॉर्ड लेके आए, और फिर यह है कि आप जज बना के बिठाया। भाई यकीन कर ले, आप जज हैं, आप नोटिस लेते, आप बुलाते, हम आपके साथ खड़े होते हैं, हम कहते वाह क्या बात है। अब इस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उस खत का इस्तेमाल कर रही है, वकील भी उनको वही देंगे और उनका जो है वो पूरा मुकदमा भी वो लड़ेंगे, और वो एक पूरी तरह इस टॉपिक को, इस चीज को पोलिटिसाइज करके अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करें, और वो होने दे रहे हैं। मखसूस सियासी जमात की मां पर ये तरीके इंसाफ की बुनियाद उस पर हो रहा है, उसकी मां पर ये जजेस ने बात यह है कि इतना प्रेशर था वकार, इतना प्रेशर था, लेकिन इमरान खान सारी रात पनाह लेके बैठा रहता इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जिस केस में वो आ जाते थे उसमें भी बेल मिल जाती थी 1.5 मिनट के अंदर। बाय द वे 16 बेलें मिलने का भी रिकॉर्ड जो है वो इन्हीं दबाव वाली जो है ना वो हाई कोर्टों के ऊपर है। फिर जितने भी लोग हैं जो आज बाहर बैठकर इदारों के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, मलाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, IMF के बाहर जो है जुलूस निकाल रहे हैं, वो शहबाज गिल, शहजाद मिर्जा, ये सारे कौन छुड़वा के बाहर ले जा रहा था? कौन भिजवा रहा था इनको बाहर? इतना प्रेशर था। या तो मुझे लगता है कि जो दबाव डालने वाले थे उन्होंने सारा दबाव डाल ही शायद मियां नवाज शरीफ साहब के केस में लिया था। अच्छा। अब उनको दबाव डालना नहीं आता, उस वक्त वो दबाव डाल के करा रहे थे। अब मुझे कोई एक केस बता दे जो, अब मुझे ये, हाँ मुझे लगता है आप कोई एक केस बता दे जिसमें इतना दबाव के बाद इमरान खान के खिलाफ फैसला हुआ, बताएं। नहीं हुआ। आप उनको धड़ाधड़ जमानतें दे रहे हैं, आप उनको धड़ाधड़ जो है वो रिलीफ दे रहे हैं, और रिलीफ की अखीर हो गई है इमरान खान। अच्छा, वो घर में बैठा भी जमानतें लेता रहा है, इतना दबाव था, फिर भी जमानतें मिलती रही। आपका इसका मतलब है अदालतों पर भी, मुझे तो लगता है कि वो जो दबाव डालने वाले थे वो बेचारे आजकल खुद दबाव में हैं। ये जो, अगर सियासत का किसी को शौक है ना, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की साइड लेनी है, तो मेरा मशवरा है मुफ्त कि सियासत में आ जाएं। इदारों में बैठ के सियासत की इजाजत नहीं दी जा सकती। आपका भी एक जो है अदलिया से, फैमिली से रिलेटेड आपका ताल्लुक है, आपके वालिद साहब भी रहे, जज भी रहे, आप भी वकालत से वाबस्ता हैं,
तो आप क्या समझती हैं कि आपके वाले साहब आज अगर जज होते या तो वो किस साइड पे खड़े होते? जुडिशरी वाली वो साइड सच पे खड़े बोलते होते हैं कि वो सच बोलते और ठीक टाइम पे बोलते। वो जो है ना, वो मसलहतन किसी 8 फरवरी के इलेक्शन का इंतजार ना कर रहे होते, फिर ये वेट ना कर रहे होते कि हमें कौन कैसे जो है वो गोद में ले लेगा और हम कैसे जो है वो लाडले बन जाएंगे और फिर हमारे लिए सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो कैंपेन्स चलेंगी हमारे जो है वो अब ये बताइए कि ये अदलिया जिसके लिए आज पीटीआई बहुत रो रही है, बहुत अदलिया का ख्याल आ रहा है, वही अदलिया नहीं है ये जिन्होंने इनको आइन शिकन कहा हुआ है। लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के इनको आइन शिकन कहा हुआ है। आर्टिकल 6 लगाने का उन्होंने कहा अगर हुकूमत चाहे लगा सकती है, मेरी हुकूमत है जिसने नहीं लगाया था, इनको लगाना चाहिए था वैसे बाय द वे। और ये वही अदलिया है कि जिसके काजी फाजिसा के ऊपर आपने एक झूठा केस बनवा के आपने उनको रोला विद फैमिली, विद फैमिली रोला। आर्टिकल 6 जी अब आपकी हुकूमत मेरी अगर मेरी कोई सुने तो मेरी कोई सुने तो देखिए, नहीं मैं वजीर पंजाब में हूँ ना जी, पंजाब में हूँ। ये वफाकी हुकूमत को करना चाहिए, लेकिन पता है फिर वो ये है कि ये हम मजलूम नहीं बनाना चाहते ना कि सियासी इंतकाम। वो आर्टिकल 6 को भी वो कह देंगे सियासी इंतकाम है, उनकी कौन सी बात है। अब देखे ना वो तोशा खाना की घड़ियां बेच के खा जाए कहे हाँ मैंने बेची थी, फिर भी वो मजलूम है। अब वो 190 मिलियन पाउंड जो है उसको डकार जाए, दूसरे को फायदा पहुंचा दे, उसके बाद वो कहें मैं मासूम हूँ। साइफर जो है वो एक्सेप्ट करें कि जी मुझसे गुम हो गया है, फिर वो कहें मैं मजलूम हूँ, मेरे साथ सियासी इंतकाम हो रहा है। इसका क्या जवाब है वकार साहब? उनको हार्पिक कौन दे रहा है जेल में? ये जहर वाली स्टोरी आपको सुनी भी नहीं लग रही? अगर आपको याद हो जब इमरान खान जमान पार्क में थे, जब उनका खाना सिर्फ बुशरा बीबी पकाया करती थी, दिलवाया करती थी, वो तो तब भी कह रहे थे मुझे जहर दिया जाएगा, मुझे जहर दिया जाने लगा है। पहले उन्होंने कहा मेरी सुपारी दे दी है। वो कहाँ से सुपारी शुरू हुई थी, वो उससे जो है वो बाइडेन से शुरू होके वो सुपारी चलती चलती मोहसिन नकवी पे आ गई थी, तो ये फिर आईजी पे भी आ गई थी। तो वो पहले उनकी सुपारी हो रही थी, फिर उनके ऊपर जो है वो चारों तरफ से गोलियां लगी, लेकिन वो गोली लगी कोई नहीं। वो पता नहीं वो पैनाडोल की गोलियां थी कि फिनाइल की गोलियां थी, वो इधर हवा में घुरती रही। एक वो छू के एक जरा पतरा गुजर गया उनकी टांग का, उसके ऊपर वो प्लास्टर चढ़ा के कितने घंटे बैठे रहे, और जब रेंजर्स ने उनको गिरफ्तार किया फिर वो उठ के खड़े हो गए। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी कहीं हाथ तो नहीं हो गया? पहले उन्होंने कहा कि मुझे क्यों निकाला, अब वो एक नारा बना था कि मुझे क्यों बुलाया। जिन्होंने बुलाया, ये तो पीटीआई की बदतमीजी और बदतहजीबी है ना कि उनको कुछ ना कुछ गंद बकना है, उनको जो है वो तज़हीक करनी होती है, और वो ये भी नहीं देखते। जो श्योरिटी दी गई थी नवाज शरीफ साहब को वो फुलफिल नहीं हुई। कोई श्योरिटी कौन सी कि आप वापस आए, आपको वजारत उज़्मा, आपने तो इश्तिहार भी छाप दिए फुल पेज के। नहीं हमारे तो प्रोग्राम था ना, किसने श्योरिटी दी? अब आप ये बड़े अजीब किस्म का इल्जाम लगा रहे हैं कि जिस सिस्टम की आप बात कर रही हैं उसी सिस्टम से ये वाज़े आ रही थी। आपके पास है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन? मेरे पास तो नहीं। आपने इश्तिहार छाप दिए कि वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। हमारा तो कैंडिडेट है ना, हमारे तो वो वजीर आजम के कैंडिडेट थे। मैं तो पॉलिटिकल पार्टी हूँ, मैं तो अपने लीडर को वजीर आजम देखना चाहती हूँ, मैं उसको इश्तिहार छाप रही हूँ अपने पैसे लगा के। उस पर आपको क्या इतराज है? लेकिन आपने जो कहा है वो कुछ और कहा है, और आपने कहा है कि सिस्टम की तरफ से उनको गारंटी दी गई थी, जिसका मैं पूछ रही हूँ आपके पास कोई सबूत है? अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो बताइए, मेरे पास तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। आप लोगों के बंदों के मुंह से सुना कि नवाज शरीफ साहब हमारे वजीर आजम है, हमें यकीन दहानी करा दी गई, आप आए, आगे इलेक्शन लड़ें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ें, हिस्सा लें, और उसके बाद नहीं, गलत। इसको आप इसको आप मिसकोट कर रहे हैं। ये जो एक सियासी इंतकाम का जो मैदान था ना, कि जो इमरान खान की दौरे हुकूमत में एक फैशिज्म चल रही थी, जिसमें उसको नवाज शरीफ का जो है वो एसी भी उतारना था, उनको घर का खाना भी बंद करना था, उनको जो है वो मौत की चक्कियों में भी रखना था, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो जब खत्म हुआ तो एक ये यकीनन एक फिजा पैदा हुई कि अब आप अदालतों में पेश होकर अपने लिए इंसाफ मांग सकते हैं। लेकिन इसको कोई और नाम देना, इसको ये कहना, ये मैं समझती हूँ कि मुनासिब नहीं है। चले अब आखिरी चंद लम्हात है हमारे पास। पंजाब काबीना में तोसी करने जा रही है कि दूसरे मरहले में कौन कौन मजीद नए नाम आ सकते हैं? मेरे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन फिलहाल नहीं है। काबीना इतनी रहेगी, चूंकि ये चीफ मिनिस्टर साहब का प्रोजेक्टिव है, वो उनका इख्तियार है, वो जब चाहें वो उसके अंदर वो कर सकते हैं। ये स्कूलों में मैडम क्या हो रहा है? इम्तहानी मराकज में बूटी माफिया बड़ा छाया हुआ है, पहले नहीं कौन निकाल के लाया इसको? हम लाए तो आपकी गवर्नमेंट। हाँ, ये भी हो सकता था कि हम भी कहते हैं कि कान लपेट लो जी, छोड़ो परा, और फिर ये है कि इसको बात को अगर हो भी रहा है तो उसको बात को जिक्र ना करें ताकि लोगों तक ना पहुंचे। हमारी हुकूमत में हमने उसको पकड़ के उसके ऊपर एक जीरो टॉलरेंस है चीफ मिनिस्टर साहिबा की, और बाकायदा एक मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी है। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने बूटी माफिया, बाकी सूबों में आप देखें तो सही हाल क्या होता है। शहबाज साहब के दौर तक बूटी माफिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये पिछले 4-5 साल ये जो बूटी के जरिए आए थे ना, उन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर बूटियां डाल दी,
और वो बच्चों ने भी शायद बूटियां अडॉप्ट कर ली। तो वो बूटी माफिया के ऊपर बहुत क्रैकडाउन है। अभी अभी थोड़ी देर पहले भी मैं अभी खबर देख रही थी, हमारे वजीर खुराक हैं बिलाल यासीन साहब, वो भी गए हुए थे इम्तिहानी मरकज, और वहां पर उन्होंने बकायदा बच्चों ने उनको बताया कि हमसे जो है वो किस बंदे ने कितने पैसे लिए हैं। शोहरत लेने के लिए तो नहीं सारे छापे मार रहे। बड़ी अजीब बात है। कोई गवर्नमेंट अच्छा काम करे तो उसको भाई कभी अप्रिशिएट भी किसाफी को कर देना चाहिए। इसको ज्यादा तबीयत खराब नहीं होती। हमारे वजीर जो हैं वो आपको दफ्तरों में बैठे हुए नजर नहीं आ रहे, वो आपको ग्राउंड पे काम करते हुए नजर आते हैं। सो इसलिए जो जलने भुलने वाले हैं वो उसको कोई भी नाम दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास अब बजाय इसके कुछ और है नहीं ना करने के लिए, कहने के लिए। वो हमें बातें करने वाले जो हैं वो, ये हम तो शुक्र मनाते हैं कि पंजाब की जान जो है ना वो पिंकी पीरनी और फरा गोगी से छूट गई, और पंजाब को दोबारा जो है जो जहां पर होना तो ये चाहिए था कि जहां शहबाज साहब छोड़ के गए हैं वहां से इसको आगे ले जाया जाता, लेकिन ये 10 साल पीछे फेंक गए हैं हमें। अब वो 10 साल की मेहनत करनी है इस टीम ने। वोट को इज्जत दो का नारा हम कब सुनेंगे दोबारा? सुन रहे हैं, आज भी वोट को इज्जत दो लग नहीं रहा। क्यों? मियां साहब बैठे हुए हैं खामोशी से। तो हद हो गई, मतलब मियां साहब बैठे हुए खामोशी से क्योंकि उनकी हुकूमत है। मायूस है इस वजह से उनकी हुकूमत नहीं, देखो फिर वही अजीब बात है। आपने फिर आप अच्छा खासा पता नहीं क्यों ऑफ ट्रैक हो जाते हो। मायूस क्यों होंगे वो? उनकी पंजाब में गवर्नमेंट है, उनकी बेटी पंजाब की पहली चीफ मिनिस्टर हैं, उनके भाई जो है वो वफाक में वजीर आजम है, उनकी पार्टी जो है वो इस वक्त 2 बड़े जगहों पर जो है हुकूमत बना के बैठी है, वो उनकी सुपरवाइज उनको कर रहे हैं। तो इसमें और ये है कि वो किंग मेकर है। मैंने गुजारिश भाई आपसे पहले भी की थी, उनको किसी ओहदे की जरूरत नहीं है, वो जिस पे हाथ रखें उसको ओहदा मिल जाता है। और किंग मेकर जो है ना, किंग हमेशा किंग होता है, उसको जो है वो उसके सिर पे ताज हो या ना वो फर्क नहीं पड़ता, वो वही रहता है, शेर ही रहता है। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने वक्त दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि अवाम ने पंजाब में जो मैंडेट आपको दिया है आप उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरे, अवाम की फलाह के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इकदाम कर सकें। तो अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।